गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में अपन ने सरल और गति के बारे में जाना। फिर अपने पास जो टॉपिक आया अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, अप्रसमवादी दोलक, इसके बारे में चर्चा की। आज अपन उसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल भी अपन लेते हैं सिंपल पेंडुलम। लेकिन कंडीशन क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े आयाम के दोलन करता हुआ सरलोलक, सिंपल पेंडुलम एज एन एग्जाम्पल ऑफ अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। मेन जो कंडीशन है कि सिंपल पेंडुलम सरल आवर्त गति करता है यदि थीटा का मान जो एंगल बनाता है उसका मान कम रहे, स्मॉल। लेकिन यदि थीटा का मान अपन अधिक कर दे, थीटा का मान अधिक कर देंगे तो पिछले बारे में चर्चा की, थीटा यानी कि विस्थापन का मान अधिक हो, या मैं कहूँ बड़े आयाम के विस्थापन के लिए, तब ये सरल आवर्त गति नहीं रह करके अप्रसमवादी गति हो जाती है। यानी कि जब विस्थापन का मान अधिक होता है तब सरल आवर्त गति अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की भांति गति करती है, या अपन कहें दोलक अप्रसमवादी दोलक हो जाता है। अपन मानते हैं कि कोई द्रव्यमान m किसी रस्सी L से ऊर्ध्वाधर चित्रानुसार लटका हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले तो रस्सी है L लंबाई की, जैसा आप देख रहे हैं L लंबाई की रस्सी है, m द्रव्यमान का नीचे बंधा हुआ है। इसको ऊर्ध्वाधर अपन लटका दें, फिर इसके ऑसिलेशन करें, इस प्रकार से ऑसिलेशन, जैसा आप देखा इसमें। अब थीटा जो अपन देख रहे हैं, पहले थीटा था और मैक्सिमम अपने पास जा रहा है थीटा 0, अधिक आयाम के लिए, यानी थीटा का मान अधिक है। एक बीच की कंडीशन अपन ने ली जिसमें अपने पास एंगल थीटा है। यहाँ पे अपन देखेगा कि इसको अपन आगे बढ़ाया तो अपने पास ये एरो यहाँ तक जाता है। ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा। अगर ये अपने पास थीटा है तो ये एंगल भी अपने पास क्या होगा, थीटा। अब अपन जो फोर्स, नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिसका मान mg होता है, mg, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट अपने पास इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट अपने पास इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट। अब एक कंपोनेंट आपको पता है किस प्रकार से निकालते हैं, एंगल थीटा है तो आप निकाल सकते हो। ये अपने पास mg मान लीजिएगा। तो इसका जो कंपोनेंट्स का मान जो अपन निकालते हैं, इस डायरेक्शन में अपने पास आया mg कोस ऑफ थीटा, इस डायरेक्शन में अपने पास है mg साइन थीटा, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये mg साइन थीटा तो अपने पास, इससे अपने पास क्या है, कहें कि बैलेंस्ड हो जाता है। मेन जो इफेक्टिव फोर्स रहता है अपने पास ये रहता है, जो कि इस तरफ लग रहा है। जब गति अपने पास इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो कंपोनेंट आपके समझ में आ गए होंगे। जब आयाम का मान बड़ा हो जाता है तो सिंपल उसके ऑसिलेशन में, जैसे टॉर्सन ऑसिलेटर अपन लिया, वायर लिया, तो उसमें द्रव्यमान की जगह अपने पास उसका जड़त्व आघूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करूं, तो इस प्रकार से गति अपने पास एक दोलनी गति हो जाती है। थीटा कम मानों के लिए इसको एक अपन रैखिक टाइप मान सकते हैं, लेकिन थीटा का मान जब अधिक हो जाता है तो ये दोलनी गति की भांति व्यवहार करेगी। अब इस दोलनी गति में अपन कहें कि इसे गति का समीकरण लिखें। गति का समीकरण जो अपन लिखेंगे तो आपको मालूम है टॉर्क क्यू लगाएंगे। टॉर्क क्यू इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, ये आप इक्वेशन देख रहे हैं। आई यहाँ पर जो है, आई आपके पास है जड़त्व आघूर्ण। एल यहाँ पे है कि उसके सस्पेंशन डिस्टेंस से ऊर्ध्वाधर जो अपने पास एक आधार है उससे जो लटका हुआ है वो उससे दूरी, उसको अपन एक्सिस से मानते हैं। उस एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, या टॉर्क क्यू अपन कहेंगे टॉर्क क्यू इज इक्वल टू, अब लगाएंगे आर क्रॉस एफ होता है, आपको मालूम है। एफ तो अपने पास क्या है, mg साइन थीटा, एल अपने पास क्या आर की तरह से काम कर रहा है, mgl साइन थीटा। डायरेक्शन अपने पास नेगेटिव है तो नेगेटिव अपन दर्शा दिया।
थीटा यहाँ पे विस्थापन है, आइसोलेशन की फॉर्म में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया, एम की जगह पे आई है जो कि जड़त्व आघूर्ण है। ये इसका समीकरण आ गया जिस प्रकार से टॉर्सनल ऑसिलेटर में अपन ने लिखा था। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान अधिक है, वहाँ थीटा का मान कम था, वहाँ वायर था, यहाँ पे रस्सी है। अब इसको अपन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? आई यहाँ पे जो जड़त्व आघूर्ण है, आई इज इक्वल टू, आई कहाँ से कहाँ इसका जड़त्व आघूर्ण, इस पॉइंट से अपन कहेंगे, इस पॉइंट से अपने पास इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण वो अपने पास होगा एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन लिखूँ आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, सस्पेंशन अक्ष के सापेक्ष इनका जड़त्व आघूर्ण। थोड़ा नीचे अपन देखें, यहाँ पे अपन देख रहे हैं आई इज इक्वल टू जो लिखा, आई इज इक्वल टू क्या है, एम एल स्क्वायर। अब आई का मान यहाँ रखें और इसको अपन डिवाइड करें तो पहली वाली इक्वेशन से अपने पास आएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल साइन थीटा। क्योंकि आई जब नीचे गया तो एम से एम कट गया, एक एल से एल एक एल कट गया, ये एल अपने पास बच गया, तो इक्वेशन अपने पास आया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एल साइन थीटा, जैसा आप देख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग अपने पास ये है कि अपन कह रहे हैं कि जब थीटा का मान अधिक हो तो वह गति अपरिसंवादी गति होती है, जो उस फॉर्म में अपन लेके आना चाह रहे हैं। इसको अपन आगे कैसे बढ़ाएं? तो अपने मालूम है कि साइन थीटा का एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं। जब थीटा का मान स्मॉल होता है तो अपन लिखते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। कौन सी कंडीशन में? जब थीटा स्मॉल है। लेकिन यह थीटा का मान अधिक है, थीटा का मान अधिक है तो साइन थीटा को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसका एक्सपेंशन होता है कोस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो एक्सपेंशन अपने पास है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टर सॉरी नॉट फैक्टर अपॉन 6 प्लस थीटा पाई अपॉन 120 फिर माइनस, ये चलता रहता है। अब साइन थीटा का मान उपरोक्त समीकरण में अपन रखें, यहाँ पे ये साइन थीटा का मान रखें तो मान रखने पर अपने को प्राप्त होगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल एज इट इज। साइन थीटा का मान अपन ने रखा तो अपने को ये प्राप्त हुआ। क्लियर है? साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा का एक्सपेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन थीटा का अपन ने यहाँ पे रखा। अब क्या है, अब इसको खोलते हैं, खोलेंगे साथ में इस समीकरण को अपन हल करें तो अपन इसका फिजिकल मीनिंग तभी निकल पाएगा जिस प्रकार से पहले अपन ने अपरिसंवादी दोलक लिया कि थीटा 5 और इससे उच्च अधिक घातों को अगर अपन नगण्य मान लें, ये लिखा भी है मैंने, उच्च घातों को नगण्य माने तो इसका हल पॉसिबल है। थीटा 5 एवं उससे अच्छे अधिक घातों को इसको नगण्य मानने पर अपने पास मान प्राप्त होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन 6, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। इसके बाद इस टर्म को अपन इधर ले जाएंगे, माइनस वाले को, ये प्लस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अपने पास g अपॉन एल जो आता है वो माना कि अपने पास ओमेगा 0 स्क्वायर है। उपरोक्त समीकरण से अपने पास g अपॉन एल को ओमेगा 0 स्क्वायर लिख दिया, माइनस था, तथा अंदर जो अपने पास आ रहा है माइनस जी अपॉन 6l, उसको माना कि अपने पास क्या है बीटा, एल्फा यहाँ पे 0 है। ये एल्फा बीटा क्या आ गए, ये गुणांक क्या है? क्योंकि ये पिछले लेक्चर्स में अपरिसंवादी दोलक की गति का अपन ने अध्ययन किया था तो अपने पास स्टैंडर्ड समीकरण आया था एल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब। पहले अपन ने सोल्व किया तो वहाँ पे माइनस एल्फा एक्स क्यूब जो आया इस प्रकार से राइट हैंड साइड में माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स क्यूब, इस प्रकार से अपने पास जो इक्वेशन है इसमें एल्फा बीटा आया था। उसी प्रकार से यहाँ पे इसकी कंपैरिजन पहले वाले समीकरण से करें, अपरिसंवादी दोलक के लिए अपन ने किया तो एल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आता है और बीटा की जगह यहाँ पे आ रहा है माइनस जी अपॉन 6l। और माना कि जी अपॉन एल तो अपने पास क्या ओमेगा 0 स्क्वायर, तो जी अपॉन एल को अपन यहाँ देख सकते हैं तो माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 6 आया। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने के बाद उपरोक्त समीकरण को अपन ऐसा लिखेंगे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा माइनस बीटा थीटा क्यूब। अब अपने पास ये समीकरण अपरिसंवादी दोलक का समीकरण होगा जिसको अनावर्ती दोलक भी अपन कहते हैं। अब इसका हल अपन कैसे ज्ञात करें?
हल तो अपन ने पहले ज्ञात किया था, उसी को काम में लेंगे, उसके लिए फ्रीक्वेंसी का मान जो निकाला वही फ्रीक्वेंसी अपन लागू करेंगे, लेकिन सिंबल यहाँ पे अपने पास जो प्राप्त हुआ वो रखेंगे। अल्फा का मान 0, बीटा का मान अपने पास प्राप्त हुआ ये रखेंगे। तो यहाँ पे जो अपने पास आयाम आया था A1 + A2 + A3, पिछले लेक्चर में फूरियर श्रेणी में जो अपन ने ज्ञात किया था तो उसमें A0 + AN आया था। AN की जगह A1 A2 A3 माना, तो उसमें A1 के स्थान पर θ1 अपन रखें, इस प्रकार से A2 के स्थान पर θ2 रखें, और A1 अपने पास इफेक्टिव है। थोड़ा समझिएगा इसको। पिछले लेक्चर में फूरियर श्रेणी में अपने पास जो गुणांक आए थे, A1 आया था, A2 A3 इस प्रकार से आए थे, लेकिन यहाँ पे A1 अपने पास क्या प्रभावी, यानी इसका मान थोड़ा बड़ा रहेगा, इफेक्टिव अपने पास है, तो इनको अपन नगण्य मानेंगे। और ये यहाँ माना कि A1 = अपने पास क्या है, θ है। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी का जो मान अपने को प्राप्त हुआ, उस फ्रीक्वेंसी का जो मान प्राप्त हुआ उसको अपन रखेंगे। यहाँ पे जो अपने पास फ्रीक्वेंसी के जो मान प्राप्त हुए थे पहले, वो अपने पास कहें कि ये मान प्राप्त हुआ था। अल्फा बीटा का मान इसमें आता है ω = ω0 1 - 3/8 बीटा एंड A1, इनका मान अपन रखें। पिछले जो लेक्चर का जो समीकरण अपन देखें जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान जो अपन निकाला था, उस फ्रीक्वेंसी के मान में अल्फा तथा बीटा का मान रखने पर सिंपल सा यहाँ जो अपन मान रखेंगे, A1 की जगह सिंपल अपन θ1 मान रहे हैं, और बीटा का मान अपन ने अभी निकाला जिसमें -ω02/6 आया। इसका मान जब अपन रखेंगे तो अपने को प्राप्त होगा ω = ω0 1 - θ3/16। ये अपने पास स्टैंडर्ड प्राप्त हुआ, ω0 1 - θ1² अब आवर्तकाल t = 2π/ω रहता है, तो ω का मान अपन यहाँ रखेंगे, या फिर अपन इसको ऊपर लेके जाएं तो माइनस में आ गया। माइनस में आने के बाद द्विपद पर में से ये अपने पास प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आ गया। तो t = 2π/ω0, T0 जहाँ पे अपन लिख रहे हैं ये 2π/ω0, कि ओमेगा जब फ्रीक्वेंसी है उसके रेस्पेक्ट में आवर्तकाल T0 ये प्लस है। तो अपने को मान जो प्राप्त हुआ वो t = T0 1 + θ1² या t/T0 = 1 + θ1² अब ग्राफ खींचे अपन t/T0 और θ1 में जो ग्राफ प्लॉट किया वो इसको इस प्रकार से दर्शाया है कि जैसे जैसे θ1 का मान बढ़ता है तो उसके बाद t/T0 का मान बढ़ता जाएगा। इस ग्राफ में आप देख रहे हो इसका मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि t/T0 = क्या है, t/T0 = 1 प्लस, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस θ1 का मान बढ़ा रहे हैं, इसका मान ये मान बढ़ता जाएगा। पहले इसके कम मानों के लिए तो लगभग अपने पास 1 जैसा आएगा 1, फिर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये अपने पास है अपरिसंवादी दोलक का एक एग्जाम्पल लिया कि सिंपल पेंडुलम जिसमें आयाम का मान या उसके विस्थापन का मान अधिक हो तो वो एक अपरिसंवादी दोलक की भांति व्यवहार करता है। अपरिसंवादी दोलक का स्टैंडर्ड इक्वेशन है अल्फा बीटा, जिसमें गुणांक होते हैं, उसकी कंपैरिजन अपन इस इक्वेशन से करते हैं। उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई जिसको अपरिसंवादी दोलक की आवृत्ति कहते हैं, उसी आवृत्ति में इसके गुणांकों का अपन मान रखते हैं। मान रखने के बाद अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन लेके चलेंगे। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिद्ध करो कि अपरिसंवादी दोलक के लिए सिंपल पेंडुलम केस में t/T0 = 1 + θ1² होता है। तो ये करने के लिए ये जो डेरिवेशन है इसको काम में लेना होगा। इसमें ये आपको मेन जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि ओमेगा का मान यहाँ पे कैसे निकाला, तो आपको पहले वाले लेक्चर में जो ओमेगा का स्टैंडर्ड मान अपन ने ज्ञात किया था, ओमेगा = ω0 1 + β² a अपन कुछ जो मान आया उसमें A1 और बीटा का मान यहाँ पुट कराते हैं। पुट कराने के बाद अपने पास ये वैल्यू प्राप्त होती है, माइनस में प्राप्त होगी।
फिर अपन आवर्तकाल का मान ज्ञात कर सकते हैं जैसे इस प्रकार से किया। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है जिसमें θ1 का मान दिया रहता है, आवर्तकाल का मान ज्ञात करना होता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर